नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण चौहान है। मैं आपका स्वागत करता हूं इस ऑडियो सीरीज में, जिसमें हम एनएलपी के बारे में शुरू से लेकर एडवांस तक सीखने जा रहे हैं। तो इस पहली ऑडियो में हमारा विषय रहेगा कि एनएलपी से मेरा परिचय कैसे हुआ। तो एनएलपी जो है एक सेल्फ हेल्प की प्रक्रिया है, यानी इसको हम प्रयोग करते हैं अपने जीवन में सफल होने के लिए, या फिर अगर हम सफल हैं तो और ज़्यादा सफल होने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो मेरा इससे परिचय हुआ, इसके पीछे एक वाक्य है। वाक्य यह है कि मैं फेसबुक देख रहा था तो उस पर एक मैंने कविता देखी। वो कविता बड़ी बेकार लगी मुझे। मैंने कहा बताओ, इतने लाइक हैं और ये कविता कैसी है। एक औसत सी बात लिखी हुई है, औसत से भी गिरे हुए दर्जे की बात उसने लिख रखी थी। मेरे समझ में नहीं आई, इनके ऐसे तो मैं लिख दूं, इससे अच्छा लिख दूं। तो मैंने 3-4 कविताएं लिखी। तो उनमें से एक कविता थी जिसने मेरा इन सब चीज़ों से परिचय कराया। अब वो कविता थी एक इंसान की बुद्धिमत्ता के ऊपर। कहते हैं कि इंसान इस धरती का सबसे समझदार बुद्धिमान प्राणी है, शक्तिशाली प्राणी है, लेकिन किसी भी पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी के मुकाबले में वो अपने जीवन में सफल नहीं है। जैसे आप देखिए, अगर आपके पास 100 गेहूं के दाने हैं, अगर आप खेत में डाल दो तो लगभग 100 उपज सकते हैं। वो उसकी जिंदगी सफल हो जाती है, वो पौधा बन जाता है, वो एक से अनेक हो जाता है। वो इंसानों के काम आता है, पशुओं के काम आता है। इसी प्रकार से कोई फल देता है, कोई सब्जी देता है, कोई औषधि देता है। वृक्ष अपना काम कर रहे हैं, इनमें ना तो एंजाइटी होती है, ना डिप्रेशन होता है, ना टेंशन होती है कुछ इन्हें, और ना ही अपने जीवन में असफल होते हैं। इसी प्रकार से एक मकड़ी जाल बुनती है, बिना स्कूल में जाए, उसमें कीटों को फंसाती है और अपना जीवन चलाती है। एक पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने परिवार को चलाता है। एक मधुमक्खी एक जटिल छत्ता बना लेती है और फूलों के रस से शहद बना लेती है। यानी अपने जीवन में परोपकार करके ये सब सफल हो रहे हैं। और इंसान जिसे इतना बुद्धिमान बताया जा रहा है, वो अपने जीवन में कितना सफल है। आप खुद देखिए, आप 100 लोगों से मिलेंगे तो उनमें से कितने प्रतिशत लोग ये कहेंगे कि हम अपने जीवन में सफल हैं या हम संतुष्ट हैं अपने जीवन से। आप खुद अनुमान लगाइए, मैं नहीं बताऊंगा कितने परसेंट है, आपको पता है इसका जवाब क्या हो सकता है। तो फिर उस कविता में मैं कहता हूं कि क्या होता कि अगर इन लोगों के पास, पशु पक्षी के, वनस्पति के पास, जीव जंतुओं के पास भी इतना ही दिमाग होता जितना हमारे पास है, ऐसे ही वो सोचते हैं कि हम भी बुद्धिमान हैं, तो इस प्रकृति का वो कितना दोहन कर देते और हम इंसानों का क्या हाल हुआ होता। हमें तो स्कूल में जाना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है, और हमें कई साल तक तो घर वाले संभालते हैं, हम पे खाना पीना नहीं आता, हम पे चलना फिरना भी 1 साल के बाद आता है, तो हमारा क्या हाल हुआ होता। तो वो ये सोचते हैं। फिर मैंने कहा कि हे ईश्वर, तुमने इंसान को इतना बुद्धिमान क्यों बनाया। इसने अपनी बुद्धि से इस संसार को नुकसान ही करा है। इसने पशुओं को और यहाँ तक कि इंसानों को गुलाम बनाया है। तो इस बुद्धि का क्या फायदा। इसने ऐसे आविष्कार करे हैं जिनसे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। ये गलत है। तो सबको बराबर बुद्धि देनी चाहिए। फिर मैंने उसमें कविता में ये लिखा कि जो कम दिमाग वाले व्यक्ति होते हैं वे सबसे प्यार करते हैं और सबसे प्यार की आशा करते हैं, वे कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस बुद्धि का क्या फायदा है। और ऐसे आविष्कार करके, इस विलासिता का जीवन जीकर हम क्या ही उखाड़ लेंगे। तो इस तरह से मैं एक कविता, मैंने ये उसका विषय था, मैंने लिखी। ये कविता सी यही, ऐसे समझो, बस थोड़ी तुकबंदी इसमें लगा दी थी, बस ऐसे विचार आ रहे थे। तो ये कविता मैंने 1-2 बार पढ़ी तो इसमें से एक सवाल निकल के आया कि पत्थरों को भी ईश्वर ने कुछ शक्तियां दी हैं। यानी कुछ पत्थर आपने देखा होगा, कुछ लोग अंगूठियां पहनते हैं कि ये वाला रत्न है, ये हमें इस ग्रह से बचाता है, और ये मतलब इस तरह का पत्थर है, इसमें एनर्जी होती है। कहते हैं ना, क्वार्ट्ज होता है एक पत्थर, घड़ी में लिखा रहता है ना क्वार्ट्ज। तो ऐसा कोई क्वार्ट्ज नाम का भी कोई पत्थर होता है, उसमें कुछ एनर्जी होती है। तो ईश्वर ने हर सजीव निर्जीव में कुछ विशेष क्षमताएं दी हैं जिससे वो अपना जीवन सफलतापूर्वक चला लेता है। लेकिन इंसान में ऐसा क्या है। बुद्धिमान बता रहे हैं लोग उसे और शक्तिशाली बता रहे हैं, लेकिन वो तो किसी भी निर्जीव या सजीव के मुकाबले अपने जीवन में असफल है। तो हम इंसानों में कुछ ऐसी क्षमता भगवान ने नहीं दी क्या कि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। जब हम किसी चीज में विचार करते हैं तो अंदर से ही कुछ सवाल जवाब आने लगते हैं, या कहते हैं कि वो चीज हमारे पास आने लगती है। तो मैंने हिप्नोसिस के बारे में जाना। तो हिप्नोसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम थोड़ी अपने आप को शांत करके कुछ चीज़ों को बार बार बोलते हैं,
तो हम अपने व्यवहार में, आदतों में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। और जब हम इस प्रक्रिया को थोड़ा और बढ़ाते हैं तो हम दूसरों में भी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार, ऐसा नहीं जबरदस्ती। फिर मुझे पता चला कोई अवचेतन मन होता है, फिर मन होता है, और इन सब चीज़ों के बारे में, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों से मैं बड़ा इंटरेस्टिंग रहने लगा। मैं इन चीज़ों को जानने लगा, कभी अप्लाई करता लेकिन काम नहीं हो पाता। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इसको समझ लें और इसका इस्तेमाल इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अवचेतन मन की शक्ति, इन सब चीज़ों के साथ करें तो सही परिणाम तभी आ पाते हैं। फिर मैंने एनएलपी सीखी। फिर मैंने पाया कि हाँ, वास्तव में एनएलपी कारगर है। मैंने इसके बारे में जब सीखा तो, और इसे सबसे पहले अपने जीवन में अपनाया, तो मैंने जो चीज़ें मुझे परेशान करती थी, कुछ जीवन में असफलता नहीं थी, और मतलब बहुत सारी चीज़ों में मैंने इसे अपनाया और मैंने पाया कि हाँ, ये काम करती है, ये वास्तव में कारगर है। तो फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में सबको बताना चाहिए। तो उसी विचार का परिणाम ये यहाँ पे आता है। तो ये जो एनएलपी है, इसकी शुरुआत अमेरिका में 1970 के दशक में हुई थी। रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि समान परिस्थिति में भी लोगों को समान परिणाम नहीं मिलते। आप देखिए, जैसे एक ही टीचर है, वो सभी बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन सभी बच्चे उस तरह से नहीं पढ़ते जैसे वो चाहते हैं। कोई ज़्यादा नंबर लाता है, कोई कम नंबर लाता है। ये सब उनके सीखने और समझने के ऊपर निर्भर करता है। फिर उन्होंने देखा कि इस समय 3 ऐसे लोगों को उन्होंने चुना कि वे अपने काम में बड़े सफल थे, जिनमें से एक थे मिल्टन एरिक्सन, उन्होंने एरिक्सोनिया हिप्नोसिस की भी स्थापना की थी। एक फैमिली काउंसलर थी वर्जीनिया सेटिंग, और एक थे पीट्स पल्स। ये सभी लोग अपने क्षेत्रों में बड़े उल्लेखनीय काम कर रहे थे। इनकी बड़ी चर्चा थी कि इनके पास कोई चला जाता है तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन वो कर लेता है, और इससे भी बड़ी बात है कि वो उन लोगों से संतुष्ट होकर आता है। तो उन्होंने और भी लोगों को चुना, लेकिन सबसे पहले इन पर उन्होंने काम किया, दोनों ने, जॉन ग्रैंडलर और रिचर्ड बंडलर ने। 1970 के दशक में अमेरिका की बात। तो उन्होंने देखा कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तब उन्होंने पाया कि भाई, ये हर व्यक्ति से अलग तरह से बात करते हैं, और वो अलग तरीका कैसा होता है, बिल्कुल उनके जैसा जो उनके सामने है। तो उन्हें पता था कि कितने तरह के व्यक्ति होते हैं, कैसे उनके व्यवहार होते हैं। तो जैसा व्यक्ति उनके पास आता था, वो ऐसे ही व्यक्ति बनकर उनके सामने बात करते थे और उनकी काउंसलिंग करते थे उनको। तो सामने वाले को बड़ा अच्छा लगता था, ये तो हमारे जैसी बात कर रहा है। तो वो सारी बातें खुलकर उन्हें बताते थे। अब क्योंकि वो विद्वान तो थे ही, तो वो उनको सही उपाय उन्हें बताते थे। वे उनसे संतुष्ट होकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करते थे, और सब कुछ ठीक चलता था उनके जीवन में। फिर तो रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने सोचा कि इन नियमों को लिखा जाए। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया उन लोगों के जीवन पे, उनके जो प्रक्रिया प्रणाली वो अपनाते थे, उस पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, और भी लोगों पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि वे किस प्रकार से अपने जीवन में सफल हो रहे हैं। उनकी मॉडलिंग की। तो इस बारे में भी हम आएंगे, मॉडलिंग क्या होती है, ये एनएलपी का ही सब्जेक्ट है। तो अभी हम बस जानकारी ले रहे हैं कि ये मुझे कैसे पता चला एनएलपी के बारे में। तो इसी प्रकार से उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों को बनाया, जिन सिद्धांतों ने सभी के साथ सकारात्मक चीज़ें पैदा की थी। फिर उनको जब एकत्र किया तो उसका नाम क्या रखें, तो उसका उन्होंने नाम रखा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। शुरू में कुछ और नाम था, लेकिन प्रचलित नाम मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्यों रखा? क्योंकि इसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और 3 ही चीज़ों पे पूरी प्रणाली ये टिकी हुई है। जैसे हमारे भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश। अब हम कहें ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये भगवान है। ऐसे अगर हम पूछे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक क्या है प्रोग्रामिंग की, इसके लिए कोई एक शब्द है, तो मैं कह सकता हूँ सेल्फ हेल्प की प्रणाली, अपनी मदद करने की प्रणाली। आप कहोगे इसमें भी 3 शब्द हो गए, इसीलिए इसका नाम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ही रख दिया गया, क्योंकि एक शब्द कोई ऐसा नहीं मिल रहा होगा उन्हें जो इसको संबोधित कर सके। तो इस ऑडियो में हमने जाना कि एनएलपी से मेरा परिचय कैसे हुआ। हम एनएलपी और उसके आसपास के विषय के बारे में और वीडियो में लगातार चर्चा जारी रखेंगे, और बिल्कुल शुरू से और बिल्कुल ही साधारण भाषा में हम इस ऑडियो कोर्स को प्रारंभ करते हुए एडवांस तक जाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा, और आप भी इससे जुड़े रहें, इसे सीखें
और मैं भी इसको लगातार अभी सीख रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता और ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए तो ये यूट्यूब पर मेरी ऑडियो कोर्स जा रही है और ये मेरी पहली वीडियो है, सॉरी ऑडियो है, हालांकि यूट्यूब पर वीडियो के फॉर्मेट में ही रहती है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं एनएलपी के बारे में जो कुछ मैंने सीखा है मैं इसमें बता सकूं और इससे सभी का फायदा हो। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इसे किसी न किसी के साथ शेयर जरूर करें। इसकी कीमत यही है कि आप इसे शेयर करें किसी के साथ। तो मिलते हैं अगली ऑडियो में, जिसमें हम इसका परिचय, इसका इतिहास के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, कैसे शुरू हुई। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।